अरे देवी, तुम लोग पढ़ भी रहे या नहीं? हम्म। पढ़ रहे हैं, अच्छा। करा तो दिया है। करा तो दिया तुमने। वीडियो नहीं मिली तुम्हें? शॉर्ट तो हमारे डांस के मिला होगा तुम्हें। वो नहीं देखे तुमने? अरे उन्हीं शॉर्ट्स में तो लाइटनिंग अरेस्टर था, देखे नहीं तुमने? 2 पेज छोड़ देंगे, वो वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन वो कल टीम नहीं थे ना जो थंबनेल वगैरह बनाती है, तो उसको आज करेंगे। तो उसमें इसलिए नंबरिंग भी 29 नहीं है, 30 रखा है। अरे 2 पेज छोड़ देंगे। छोड़ दिए भाई? ऑनलाइन वाले बच्चों, आप भी 2 पेज छोड़ दो। लाइटनिंग अरेस्टर की वीडियो मिलेगी तुम्हें दिन में। तो हम ये कह रहे थे कि लास्ट टाइम 2020 में जो पेपर हमारे हुए, इसमें बड़े अच्छे लेवल के कुछ सवाल भी थे। मतलब आपको लिखाने पड़ेंगे, था तो आसान ही। मतलब टीचर के लिए आसान है, बच्चों के लिए तो मुश्किल है। ये ऑन कर दो बिट्टू। हम बात कर रहे हैं बेटा फैक्ट फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम की। तो वो भी लास्ट टाइम पूछा गया था, 3 से 4 सवाल। तो हम जब हाई वोल्टेज यानी एक्स्ट्रा हाई एसी की बात करते हैं, तो तब रोल प्ले करता है फैक्ट। तो ये सब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड डिजाइन करते हैं हम लोग। एक सवाल आया था कि निम्न में से कौन सा फैक्ट है FACTS? तो उसमें था स्टैटकॉम, स्टैटिक सिंक्रोनस। आपने पढ़ा होगा ना, ये पढ़े नहीं कभी? पढ़ा देंगे। कंपनसेटर्स, फिर था एक SV, VC, TCS, ये सब। तो मतलब ये फैक्ट वाले बीटेक वाले बच्चे भी ज़्यादातर छोड़ छाड़ के जाते हैं, इतना डीपली पढ़ के नहीं जाते हैं। लेकिन आप लोगों के पास में 3 से 4 सवाल आए, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ये सोच के नहीं चलना कि आपसे तो बस बहुत छोटी छोटी चीज़ें पूछता है। छोटी पूछता है तो कभी कभी कुछ बड़ी चीज़ें भी पूछेगा, तो वो भी छोटी, लेकिन अपने दायरा को बढ़ाया है। चलिए जी, तो आइए, एक नया चैप्टर है आप लोगों का, सप्लाई सिस्टम। सप्लाई सिस्टम शाम को नंबर है मैकेनिकल डिजाइन वाले पार्ट का। कल फ्राइडे है ना, इलेक्ट्रिकल डिजाइन तो जल्दी हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल डिजाइन और परफॉर्मेंस कल सुबह निपटानी है। एक बचेगा जी अंडरग्राउंड केबल, उसका नंबर कल शाम को और परसों सुबह है। हाँ, पूरा पावर आपका। फिर आपके जो मिसलेनियस चीज़ें हैं, जैसे आपके टैरिफ वाली जो वीडियो है, वो मुझे थोड़ी चेंज करनी है, तो उसको दोबारा से देखिएगा। जैसे PPT में 1-2 मिस्टेक हो गई थी, तो टैरिफ वाली वीडियो को मैं पूरा चेंज करूँगा। 20-25 मिनट की तो वीडियो है, तो उसको दोबारा से एक बार देखना है। ना ना, नोट्स वोट्स कुछ नहीं बनाना, एक बार देख लेना है। तो सैटरडे तक हम पूरे पावर सिस्टम को एकदम तरीके से ख़त्म कर देंगे। संडे को पूरा बढ़िया से रिवाइज करेंगे। कोई दिक्कत होगी तो वो बात करेंगे, पूछेंगे। शुरू किया जाए सप्लाई सिस्टम। इलेक्ट्रिक पावर को
इलेक्ट्रिक पावर को पावर स्टेशन से कंज्यूमर्स तक लाने वाली व्यवस्था को सप्लाई सिस्टम कहते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर को पावर स्टेशन से कंज्यूमर तक लाने वाली व्यवस्था को सप्लाई सिस्टम कहते हैं। भाई बिजली बनाने के बाद हमारे घर तक भेजने के लिए किसी ना किसी व्यवस्था की तो जरूरत पड़ेगी ना, तो इसे कहेंगे जी सप्लाई सिस्टम। हम कहते हैं दो प्रकार के सप्लाई सिस्टम होते हैं। दो प्रकार के सप्लाई सिस्टम होते हैं। नंबर 1 डीसी सप्लाई सिस्टम और बेटा बी एसी सप्लाई सिस्टम। बेटा हमारे पास मेनली दो सप्लाई सिस्टम है, एक डीसी और एक एसी। दो प्रकार के सप्लाई सिस्टम है, एक है डीसी और एक है एसी। अब डीसी के अपने एडवांटेज है, एसी के अपने फायदे हैं, तो लिखेंगे डीसी ट्रांसमिशन के फायदे। अब लिखेंगे डीसी ट्रांसमिशन के फायदे। चलिए जी, नंबर 1 है, बोलो जी डीसी के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। बैठे रहो बैठे रहो, हो गया तो दोबारा रिवाइज करो। डीसी ट्रांसमिशन के फायदे बताओ क्या क्या है। हाँ जी, कम कंडक्टर मटेरियल की आवश्यकता होती है। इसमें स्किन इफेक्ट नहीं होता है। इसमें कोरोना लॉस कम होता है। मतलब एडवांटेज बहुत है बेचारे के इसके ना। चलिए जी नेक्स्ट बताइए। इसमें इंडक्टेंस व कैपेसिटेंस नहीं होता है। अब देखो, यदि इसमें कम दूरी जैसे हम 132 केवी के लिए करेंगे तो ये महंगा पड़ेगा। अगर हम जैसे 765 और उससे ज़्यादा के लिए देखेंगे
तो ये सस्ता पड़ेगा। 765 kV पर डीसी ट्रांसमिशन सस्ता होता है। पास वाले कम्युनिकेशन लाइन से, दूरसंचार कम्युनिकेशन लाइन से इंटरफेरेंस नहीं होता है। और लिखे कुछ, वैसे तो ये खुद में ही बहुत बड़ी चीज होगी अपने आप में। ये तो है, इसमें देख लो जी फायदे ही फायदे, मतलब बेचारे के फायदे तो बहुत है, लेकिन इसे इतना मान सम्मान मिला नहीं बेचारे को। फिर नेक्स्ट है डीसी ट्रांसमिशन के नुकसान। डीसी ट्रांसमिशन के नुकसान बोलना भाई, क्या क्या है। डीसी को हाँ, डीसी को उच्च लेवल के लिए उत्पन्न नहीं किया जा सकता। अरे दिक्कत है ना, क्योंकि यहाँ डीसी जनरेटर में आर्मेचर घूमता है, तो इसे उच्च यानी हाई वोल्टेज के लिए नहीं आप बना सकते डीसी जनरेटर को, तो दिक्कत है। डीसी को उच्च लेवल के लिए या उच्च वोल्टेज लेवल के लिए कम वोल्टेज के लिए महंगा हो जाता है। कम वोल्टेज के ये कहें कि स्टेप अप तथा स्टेप डाउन करना कठिन है। डीसी के लिए सुरक्षा प्रणाली डिजाइन करना कठिन है। डीसी के लिए सर्किट ब्रेकर महंगे होते हैं। चलो जल्दी जल्दी से लिख लो बेटा इनको। कल दशहरे में मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा ही मस्ती करी बच्चों ने। क्या हुआ, बड़ी टेंशन से में लग रहा भाई। मैं कभी रावण को ज्यादा ही जला दिया बेचारे को राम। अरे भाई बच्चों, नींद नहीं उतरी क्या?
थोड़ा जल्दी जल्दी लिखे थे, इस चैप्टर को फिनिश करना है बेटा हमें। अरे नहीं, ऐसा होता ही है छुट्टी से। वैसे छुट्टी कब थी हमारी, लेकिन त्योहार वार पे बच्चे कुछ ज्यादा मौज मस्ती करते हैं। रजा साहब किधर बैठे आज? ओ भाई, ये तो बच्चे घर गए। आवाज आवाज सही है? भाई छोटू, इतने देर में क्यों आ रहे तुम? हैं? हाँ, करूंगा एक दिन, सबको बुला के मैं भी सोऊंगा आराम से। क्या? पास वाली कम्युनिकेशन लाइन से इंटरफेरेंस नहीं होता है। देखा, इधर दूसरी बार पढ़ा रहा हूँ मैं तब भी। दूर संचार लाइनें, जबकि लास्ट टाइम मैं दूर संचार ही लिखवाया था। चलो लिखो जी, एसी ट्रांसमिशन के फायदे। एसी ट्रांसमिशन के फायदे। आसानी से उच्च वोल्टेज लेवल को जनरेट किया जा सकता है या उत्पन्न किया जा सकता है। आसानी से स्टेप अप स्टेप डाउन किया जा सकता है। देखिए, इंटरफेरेंस भी होगा, स्किन इफेक्ट भी होगा, कोरोना लॉस पे जाता होगा। ये तो सब हमारे नुकसान है। और बताइए जी क्या है? वोल्टेज ड्रॉप मतलब दूरी के हिसाब से डीसी में बढ़ेगा, इसमें कम रहेगा। और बताइए जी। है? इसमें सुरक्षा प्रणाली डिजाइन करना आसान है। सुरक्षा प्रणाली डिजाइन करना आसान है। सर्किट ब्रेकर डीसी वाले से सस्ते होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, उत्पन्न आसानी से किया जा सकता है और स्टेप अप स्टेप डाउन आसानी से। एसी ट्रांसमिशन के आपकी ये पहली क्लास है दोस्त? है?
और किस कौन है भाई जिसकी पहली क्लास है? बाकी सब पुराने हैं। इससे पहले क्या पढ़ के आ रखे हो? हैं? कुछ नहीं पढ़ा? तो यार मेरे से पूछा करो ना क्लास में बैठने से पहले। जो कुछ नहीं पढ़ के आया उनको नहीं, उनके लिए बैच नहीं है ना। जो पहले से 29 नहीं 28 क्लास देख चुका है रेगुलर, उनके लिए ये क्लास है। बात वो नहीं है दोस्त। इसका 28 क्लास में ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम पढ़ के आए, है ना। चेन तो बन ही नहीं पाए ना ऐसे सिक्वेंस वाइज। समझाने की तो हमारी कला है, समझ में आने ना हम भेज रहे हैं। चलो जी, एसी ट्रांसमिशन के नुकसान है। अरे पहले वो बताओ जो बेसिक है। अधिक कंडक्टर मटेरियल की ये नॉर्मली हम कहाँ से कंपेयर कर रहे हैं कि भाई डीसी 2 से हो जाता है, और जब हम ट्रांसमिशन में बात कर रहे हैं तो भाई हम 3 फेज ही करेंगे, तो इसमें हमें 3 तार लगाने पड़ेंगे कम से कम। हाँ जी। कोरोना लॉस ज्यादा होता है, स्किन स्किन इफेक्ट ज्यादा क्या होता ही है। और बताओ नजदीक वाले कम्युनिकेशन लाइन से नजदीक वाली कम्युनिकेशन लाइन से इंटरफेरेंस होता है। नजदीक वाली डीसी में था नहीं भाई ये। और कुछ है? इसमें कैपेसिटेंस व और इसमें सिंक्रोनाइजेशन की समस्या होती है। तो और क्या बेचारे को बिल्कुल खत्म ही करोगे? बहुत है इतने हैं क्या? एसी में जब आप समांतर में चलाते हो तो आपको शर्तें संतुष्ट करवानी पड़ती है। आवृत्ति समान, फेज सीक्वेंस। अब डीसी में कुछ नहीं करना, सिर्फ वोल्टेज लेवल को समान करना होता है। चलिए लिखिए नेक्स्ट। इसमें हाई वोल्टेज ट्रांसमिट करने के फायदे। एक सवाल पक्का है जी, एक सवाल पक्का है आप लोगों का, हाई वोल्टेज ट्रांसमिट करने के फायदे। आप लोगों की मैं कल से ना अटेंडेंस लिया करूंगा, रजिस्टर लाऊंगा, अटेंडेंस लिया करूंगा। कुछ बच्चों की हालत है ना कि जब मर्जी आ जाओ, ताऊ की चौपाल समझ रखी क्लास में, जब मर्जी ओके में अपना उठा मारने आ जाओ अपना।
क्योंकि जो सीरियस नहीं है इनकी मुझे ज़रूरत भी नहीं है। और ये ऐसी चीज़ चल रही है जिसमें हम रिस्क ले ही नहीं सकते यार। जो मैं बार बार बोलता हूँ, पावर, मशीन, मेजरमेंट, बेसिक और इलेक्ट्रॉनिक्स, 5 चीज़ें कर लो बढ़िया से। इन 5 में ही 50 चैप्टर है। फालतू की कुछ नहीं भी करोगे तब भी चल जाएगा। और ये मेन समस्या है बच्चों की ना, कि बेचारे खुद में ही बस सब कुछ खुद में ही प्लान करके चल रहे हैं कि तुझे ये पढ़ना। मतलब क्या प्लानिंग है? इंसान खुद से वही प्लान कर सकता है, याद रखना, जो उसको आसान लगता है। अपनी पूरी सफलता की प्लानिंग को किस हिसाब से डिजाइन करेगा जिसमें इसके लिए खुद के लिए सुविधा हो। उसका खुद का पढ़ने का तरीका, सोचने का तरीका, रिवाइज करने का, वो सब उसकी सुविधा के अनुसार होगा। और जब तक आप खुद में उलझे हुए हैं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जा रहे, तब तक नौकरी मिलती नहीं भाई। खुद में जो चीज आसान लगे बस वही सीखना है। अब एग्जामिनर तो इतनी दयावान नहीं है भाई कि वही चीज दे जो तुम्हें आती है, तुम्हें कॉल करके पूछे कि बताओ भाई तुझे ये आता है क्या, ये रखना है पेपर में। फिर हो जाती है बेचारों की इनकी पेपर में ही बत्ती गुल। पेपर देखते ही क्यों ढंग से तो पढ़ नहीं रखा। आज आसान लगा था अगर केसीएल, तो थोड़ा केसीएल पढ़ लिया। फिर 1 घंटे के बाद दिल किया ना यार जीएस पढ़ लेता हूँ, 15 नंबर का तो आएगा। थोड़ा सा जीएस पढ़ लिया। फिर अरे नहीं यार, एक मशीन का भी तो पढ़ना था, ट्रांसफार्मर, बेचारे ने थोड़ा सा वो पढ़ लिया 10-15 मिनट। फिर दिल में तो वही है ना हलचल, और मन अशांत है। और वे नहीं नहीं, रीजनिंग भी तो करना था। फिर बेचारे थोड़ा रीजनिंग भी पढ़ लिया। अरे यार थोड़ा सा यूट्यूब खोल के भी देख लेंगे, कहीं डायरेक्ट पेपर ही तो नहीं आउट हो रहा। बेचारे ने 2-3 घंटे उसमें भी दे दिए। तो सुबह से लेकर पूरी रात हो गई बेचारे को, 12 बज गए। और जब 12 बजे सोते हुए कह रहा है भाई भाई बहुत थक गया भाई, बहुत पढ़ाई करी दिन भर पढ़ाई करी मैंने, 0 रिजल्ट। सुनने तो उसे क्या लग रहा है, बहुत सारे बच्चे ने कि जी हमने बहुत मेहनत करी है लेकिन नौकरी नहीं मिली। तो वो कैटेगरी है। टीचर ने कहा भाई ये करो जी, हाँ हमारी तो अपनी खुद की प्लानिंग है जी। क्लास में आके बैठने से, अगर किसी ने पढ़ रखा है ना, सिर्फ बैठ के सुनने मात्र से तुम घर पे इतना 4 घंटे में रिवाइज नहीं कर सकते जितना 2 घंटे में आत्मविश्वास बढ़ जाता है। जैसे भाई हम तो देखो कुछ बोलते नहीं भाई, हमें तो पता ना कि करना तो बच्चे ने वही जो उसकी मर्जी है। कुछ बच्चों की थॉट प्रोसेस पे हंसी भी आती है। जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि अब हम रूम पे या घर पे जो रिवाइज करेंगे। अच्छा भाई 24 घंटे में से 2 घंटे की क्लास तो मतलब रिवीजन का समय निकाल किसे रहे, देखो कलाकारी देखो ना बच्चों के। इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करता बच्चों को, मैं बोल देता हूँ यार देखो जो जिसकी मर्जी वो करो। क्योंकि हमारी कभी प्लानिंग में ये नहीं है कि अपने रिवीजन के समय को हम कहां से निकाल रहे हैं, अपनी क्लास को छोड़कर। तो पहला सबसे बड़ा फेलियर बच्चे का ये है, अपने रिवीजन को समय को बढ़ाना है। आधा घंटा अपने समय की खाना बनाने में बचत करनी, 15 मिनट फोन पे जबरदस्ती अगर कुछ देख रहे हो वहां से बचत करनी, आधा घंटा अपनी नींद को कम करके, वही हो गया 1.5-2 घंटा। थोड़ी थोड़ी चीजें, बाकी जो यूजफुल चीजें नहीं है उनको कट करके निकालिए ना 1.5-2 घंटा। दोस्त बताइए हम कहीं क्या गलत है भाई? मतलब बच्चों के अपने रिवीजन का समय निकाल रहे हैं अपनी क्लास के एवरेज में, जबकि क्लास में कुछ हम थोड़ा ही आपसे छीनेंगे।
बहुत डिस्कस, जैसे फिर बच्चों की आदत है कि क्लास सिर्फ ये नहीं है कि यूट्यूब पे क्लास है, यूट्यूब पे तो है, बढ़िया है, मेन चीज है क्लास के माहौल से। क्लास के माहौल का मतलब है कि तुम्हें एक डर हो कि क्लास में जा रहे हो तो नहीं यार ना रिवाइज करके चलेंगे, गुरुजी कुछ पूछ भी लेते हैं। जब तुम्हें पता है कि रेस में अकेले ही दौड़ना है और यहाँ के हम सिकंदर, जीतेंगे हम ही, क्यों बच्चा उलझा हुआ बहुत है। मैंने कहा ना, वो अपने जीवन में सब उसी हिसाब से प्लानिंग करके चल रहा है जो उसे आसान लग रहा है, कंपटीशन को ध्यान में रख के कुछ प्लानिंग ही नहीं है, बस जो उसे सुटेबिलिटी लगी उस हिसाब से उसने अपना पढ़ना शुरू कर दिया। कोई ये प्लानिंग नहीं कि इस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है, कितना मुझे समय देना चाहिए, कोई प्रॉपर ऑब्जेक्टिव की कोई प्लानिंग नहीं है। कल मैंने आपके बहुत बारीक से, जब 19 वाला था शायद पेपर ना, मतलब 19 की शिफ्ट वाला, मैं जब भी फ्री बैठता हूं तो मैं ये देखता हूं कि प्रीवियस ईयर वाला जो पेपर है वो रिलेट कहाँ से कर रहा है। तो कल इसमें मुझे, खैर एक बच्चे ने भी भेजा था मुझे, अनिल ने भी भेजा फोटो खींच के कि सर ये थोड़ा नए सवाल लग रहे हैं। मैंने कहा हाँ यार, मैंने पूरा पेपर देखा, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं बेटा एक पेपर में कि तुम लोग सेल्फ स्टडी से कर ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते वहां तक। और यहाँ क्लास में मात्र हमें 10 से 15 मिनट लगेगी इस लेवल पे जाने में, मात्र 15 मिनट। इसलिए बहुत आवश्यक है कि जो प्लानिंग करो वो एग्जाम पास करने के हिसाब से करो, अपनी आसानी के लिए नहीं, अपने मन को समझाने के लिए मत करो। सुबह मैं ये करूंगा, दोपहर में ये करूंगा, शाम को मैं ये करूंगा, फिर जीएस भी आ गया, रीजनिंग भी आ गया, बस पूरा दिन आपने निकाल दिया। नहीं तो प्रॉपर एक टाइम अगर है कि मुझे ये 2 घंटे टेक्निकल को देना है, तो भाई दिल चाहे कुछ भी कह रहा हो, वो 2 घंटे आपका टेक्निकल का ही होना चाहिए। उस समय रीजनिंग, कंप्यूटर, जीएस आपके दिमाग में कुछ नहीं आना चाहिए। और रिवीजन का समय 24 घंटे है। 24 घंटे में से यदि कोई बच्चा, मेरी 4 घंटे ही तो क्लास है, 2 घंटे सुबह लेता हूँ, 2 घंटे शाम को लेता हूँ। और हम जैसे पूरे दिवाली की छुट्टियों में हमारा यही रूटीन रहेगा कि हम प्रतिदिन अपना 5 घंटे 6 घंटे जितना भी मैक्सिमम समय मिल पाएगा वो समय को अपना यूटिलाइज करेंगे। अच्छा जी, मान लिया किसी बच्चे ने बेटा पढ़ रखा है कोई चीजें, उसे लिखने की जरूरत नहीं है, चुपचाप आ गया पीछे बैठ गया और सिर्फ सुन लो, तो आपने रिवीजन को बहुत अच्छे इफेक्टिव वे में कर लिया। क्यों? आपको एक तो वो डर है कि तुझे पढ़ना भी पड़ेगा इसे बढ़िया से, कोई दिक्कत होगी तो वो पूछ भी सकता है। फिर कई बार मैं बीच में पूछ लेता हूँ, बता भाई इसका क्या था, तो उसको अपने तुरंत दिमाग को एक्टिव करने का एक चांस भी मिलता है। अब घर पे तो ये है कि भाई जो पढ़ाया वो हमने इनपुट दिया, बाहर से क्या है क्या नहीं है वो हमें क्या पता। इसलिए जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक मैं तो हमेशा बोलता हूँ बेटा कि बेस्ट रिजल्ट आएगा इसी क्लासरूम से पेपर देने के लिए जाइए, ना आपको डर लगेगा। कुछ बच्चे होते नहीं कि हम नर्वस हो जाते हैं, आत्मविश्वास बच्चे का बढ़ता है जब टीचर साथ में खड़ा होता है तब। तो जब पेपर देने के लिए जाए, चाहे पेपर हमारा 15 दिन लेट भी हो जाए, नवंबर की बजाय दिसंबर में हो जाए, लेकिन क्लासरूम से ट्राई करें पेपर देने का हमेशा। जब आप घर से पेपर देंगे और क्लासरूम से, तो हमेशा क्लासरूम वाले में ज्यादा नंबर आएंगे, क्योंकि यहाँ आपके साथ में टीचर है। घर पे तो आपको कोई समझाएगा भी नहीं, यहाँ तो तुम्हारा कोई दिक्कत होती है तुरंत बात करिए, सर मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ क्या करूँ, तुम्हें समझाऊंगा बेटा तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, ये करने की जरूरत ही नहीं है। अब सुनोगे तो ठीक है, नहीं तो हमने इन 12 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में कुछ ऐसे भी बच्चे देखे जिन्होंने सुनी बेचारों ने और लगन के साथ तैयारी की, जो पढ़ने में बुद्धू थे क्लियरली बताओ, लेकिन रिजल्ट क्रिएट किया, रिजल्ट बनाया। हमने ऐसे भी देखे जो अपने आप को बड़ा धुरंधर समझते थे, पेन चलाने में हिचकिचाते थे, हम समझा रहे भाई पेन चलाओ पेन चलाओ पेन चलाओ, बेचारे आज तक 5 साल हो गए तैयारी कर रहे हैं।
क्योंकि कुछ बच्चों में ये कमी होती है कि भाई लिखने की आदत नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ बेटा पेन चला, पेन चला, लिख नहीं रहे। हर तरह की चीजें देख लेते हैं भाई। चलो जी नेक्स्ट लिखेंगे एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज, यानी कि उच्च वोल्टेज, उच्च वोल्टेज को ट्रांसमिट करने के फायदे। और लिख लो एक सवाल पक्का, उच्च वोल्टेज को ट्रांसमिट करने के फायदे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से जरूर है भाई, समझे भाई। बेटा P बराबर में √3, अभी हम थ्री फेज सिस्टम वगैरह ये सब पढ़ेंगे तो और जान लेंगे हम लोग कि VL और IL इनका मतलब क्या है। VL का मतलब है लाइन वोल्टेज से और IL का मतलब है लाइन धारा से। लाइन वोल्टेज लाइन धारा, IL बराबर P अपॉन VL, IL बराबर में P अपॉन √3 VL cos फाइव। भाई ये मिल जाएगा हमें। अच्छा मशीन की जो रेटिंग होती है बेटा ये, हाँ रेटिंग जो आप लिखते हो ना अपरेंट पावर में, वोल्ट एम्पियर कहें, किलो वोल्ट एम्पियर कहें, MVA कहें, तो निर्धारित किससे होती है? धारा से। अरे मशीन धारा से ही तो होती है। उस वोल्टेज या उस मशीन की वोल्टेज, उसमें कितनी धारा गई है। भाई वोल्टेज तो हर एक मशीन की रेटिंग अलग अलग होती है ना यार। तो आप लोग ये कहेंगे, देखिए सबसे पहला पॉइंट ये है, अगर VL का मान ज्यादा होगा, भाई बताना जरा बच्चों, VL का मान अगर ज्यादा हो जाए तो धारा कम हो जाएगी। धारा कम होने का मतलब है मशीन की रेटिंग कम हो जाएगी। मशीन की रेटिंग कम हो जाएगी, और मशीन की रेटिंग कम हो जाती है बेटा तो इसे लिखेंगे मशीन हल्की बनेगी। बेटा सबसे पहला पॉइंट तो हमारा है कि अगर हम लोग उच्च वोल्टेज को ट्रांसमिट करेंगे तो मशीन की रेटिंग कम हो जाएगी, और रेटिंग कम होने का मतलब होता है हल्की मशीन बनना। पहला पॉइंट। चलिए जी नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। ये लिख लिया सबने? लिख लिया अंदर? नंबर 2 पर लिखिए बेटा, जरा देखिए आप वोल्टेज, जो वोल्टेज ड्रॉप है, आप IL RL ही तो लिखते हैं यार, IR होता है। अच्छा जी। और बेटा आपने देख रखा कि IL व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होता है VL के। तो फिर आप ये लिखेंगे
कि भाई वोल्टेज जो ड्रॉप है ये भी वोल्टेज के इनवर्सली व्युत्क्रमानुपाती। बेटा ये बताइए कि अगर ये वोल्टेज को हम बढ़ा दें, क्योंकि हम उच्च वोल्टेज को ट्रांसमिट करने के फायदे पड़ रहे हैं, यदि हम वोल्टेज को बढ़ा दें तो वोल्टेज ड्रॉप, एक फायदा हमारा ये है, वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाएगा। देखिए बेटा, वोल्टेज ड्रॉप से क्या निर्धारित होता है? वोल्टेज रेगुलेशन। अरे हमने अभी उच्च पावर फैक्टर के देखा था ना फायदे नुकसान, तो ये वही है भाई, बस यहां cos फाई के बजाय VL है। फिर हमारा है वोल्टेज रेगुलेशन, हाँ रेगुलेशन कम हो जाएगा। बेटा ये कम होने का मतलब ही अच्छा होता है। ठीक है भाई, फिर चलेंगे हम लोग लाइन हानियां, यानी कि लाइन लॉसेस। W बराबर I²R, अगर 3 फेज है बेटा 3IL² और RL, 3 गुणा IL का मान कितना है? अरे यही है, तो बेटा 3 से 3 कट गया। ये बताओ कि जो W है वो वोल्टेज के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती आया है कि नहीं? VL से ही तो देख रहे हैं ना हम लोग। यदि VL का मान बढ़ जाए, VL के मान को बढ़ाना है, VL का मान बढ़ जाए तो लाइन लॉसेस कम हो जाएगा, लाइन लॉसेस कम हो जाएगा। और बेटा अगर लाइन लॉसेस कम हो गया तो दक्षता बढ़ जाएगी, तो नंबर 5 पर लिख लेंगे दक्षता बढ़ जाएगी। चलिए जी, आपने ये कहा W बराबर में P बटे VL² cos² फाई। बेटा R का मान ρL/A ही तो होता है, वेरी गुड, तो ρL/A यही होता है बेटा। तो A का जो मान है भाई, A क्या है बेटा? चालक का पृष्ठ क्षेत्रफल, ये कोई चालक है जी, तो A हम क्या लिखेंगे बेटा? चालक का पृष्ठ क्षेत्रफल, चालक का पृष्ठ क्षेत्रफल। बेटा A को यहां भेजिए, P बटे W VL स्क्वायर, यही तो हो गया है? क्या हो गया ये? अच्छा, तो अब यहां जरा देखो, A है और V है, तो बेटा पृष्ठ क्षेत्रफल, अरे VL² का व्युत्क्रमानुपाती है, तो VL अगर बढ़ेगा तो चालक का पृष्ठ क्षेत्रफल कम हो जाएगा, पतले तार से काम चल जाएगा। तो हम कहेंगे कि VL अगर बढ़ेगा तो A का मान कम हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब हुआ पृष्ठ क्षेत्रफल कम हो जाएगा, पृष्ठ क्षेत्रफल कम हो गया। देखिए बेटा नेक्स्ट है हमारा आयतन।
वॉल्यूम, 3 तार है। अच्छा, वॉल्यूम का जो गणित का फॉर्मूला है ये होता है पृष्ठ क्षेत्रफल गुणा लंबाई। तो A इंटू एल, फिर आप A का मान रखेंगे, L का मान रखेंगे, तो बेटा याद रखिए जो आयतन मिलेगा, आयतन जो आएगा वो VL स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती ही आएगा। ठीक है जी। तो अगर आप VL का मान बढ़ाएंगे तो चालक का जो वजन है यानी कि आयतन है वो कम हो जाएगा। आयतन प्रदर्शित करता है वजन को, हल्का तार बनाना पड़ेगा यदि आप VL के मान को बढ़ाएंगे। तो हम लोग कहेंगे, लिख लो कि आयतन चालक के वजन को प्रदर्शित करता है। VL का मान बढ़ेगा तो आयतन हो गया कम, और आयतन कम का मतलब वजन कम। ऐसे लिख लो भाई यहां। लिख लिया? बेटा इसे पढ़ो, एक सवाल पक्का है यहां से, पढ़ो फटाफट से इसको। क्या गणित बता रहा है जयप्रकाश? याद हो गए सब? जिन लोगों ने किताब ली है वो सॉल्यूशन करना शुरू कर दिया भाई? कितने कितने कर लिए? तो जैसे हमने अभी पावर पढ़ा है ना, उसको करो पूरा। सारे कर लिए? वेरी गुड है। चले फिर भाई, लिख लिया ये? अरे सोनू, नींद आ रही है? हाँ, क्या हो गया इसका? हाँ, ये आधी इसने करी होगी, आधी इसकी बीवी ने करी होगी, जब तो दोनों मिलके कर लेते हैं। किताब खत्म है, सही है। हाँ भाई प्रशांत जी, क्या हाल चाल चल रहे तुम्हारे? बढ़िया। अब इसे कहाँ छोड़ दिया आज? हैं? ओहो, पकड़ के नहीं बिठाया गया तुमसे कि घर ना जा? जलेबी यही खिला देते दशहरे में से लागे से। चले बेटा नेक्स्ट लिखेंगे। दो चीजें हैं यहाँ पर। देखो हमने ये पढ़ लिया कि इतनी वोल्टेज को ट्रांसमिट करें,
मतलब उच्च वोल्टेज को ट्रांसमिट करने के फायदे तो पढ़ लिए ना, अब हमें ये भी सीखना चाहिए। देखो वोल्टेज बढ़ाने में यार पैसे खर्च होंगे, हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि वोल्टेज बढ़ाने में 10 रुपए लगा दिए और इससे बचत हमें 8 रुपए की हो रही, तो 2 रुपए का तो नुकसान ही हो गया ना। तो हमें फिर एक वोल्टेज लेवल तलाशना होता है, हमें एक वोल्टेज लेवल तलाशना होता है कि भैया इतनी वोल्टेज यदि आप इतनी दूरी की लाइन के लिए जिसकी पावर क्षमता कुछ है, अगर आप ट्रांसमिट करेंगे तो पैसे की बचत होगी। तो बेटा एक ये फॉर्मूला लिखेंगे, इकोनॉमिकल ट्रांसमिशन वोल्टेज। इकोनॉमिकल ट्रांसमिशन वोल्टेज, ठीक है भाई। तो V बराबर में 5 पॉइंट एक तो ये है, L इसमें है लंबाई, किसमें, किलोमीटर में, और P है पावर किलो वॉट में। इस सूत्र से जो वोल्टेज आएगा वो आएगा किलो वोल्ट। तो आप पहले इसमें मान लगाकर भाई ये देखेंगे, क्योंकि जब आप लाइन को डिजाइन करेंगे तो आपको लंबाई तो पता होगी ना, कितनी लंबाई की ट्रांसमिशन लाइन है या उसकी पावर क्षमता कितनी रखनी है। तो यहां हम वैल्यू रख के ये देखेंगे कि भाई इस वोल्टेज के लिए डिजाइन करना है। एक फॉर्मूला और है जो हमारा केवीए के हिसाब से है। हाँ हिमांशु बोलना। अरे यही एक ही है, 1/, इसे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। कई बार यहां पर केवी अपॉन 150, ठीक है। कई बार ऐसे इस रूप में भी लिखा जाता है। और केवीए कौन सी पावर है भाई, अपरेंट पावर। अरे ये डायरेक्ट सूत्र है, कभी तुम्हें लग रहा हो न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल का मतलब नहीं है यहां से, ठीक है जी। फॉर्मूला आएगा, टिक लगाना है जी। और लगेगा भी, बाकी बहुत सारे बच्चों को लगेगा भाई ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गई चीजें। हाँ न्यूमेरिकल पूछेगा इसमें, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा यार। तुम देखो केवीए निकालोगे, फिर इसे डिवाइड करोगे, रिजल्ट निकालोगे, फिर वैल्यू नहीं, वैल्यू देगा, फॉर्मूला है तो निकाल तो सकते ही हो। न्यूमेरिकल देगा तो कौन नहीं कर सकता इस पे। अरे कहेगा कि 150 केवीए की लाइन है, इसमें 150 रख दिया। 5 किलोमीटर लंबी लाइन है तो एल का मान 5 रख दिया, कर लो सॉल्यूशन। हो गया भाई यहां तक। अब जो नेक्स्ट हम लोग लिख रहे हैं बेटा, इस पर भी सवाल था जी। तो नेक्स्ट हम लोग लिख रहे हैं, इस पर भी सवाल था। हम लोग लिख रहे हैं, देखिए हम 10 तरह के सप्लाई सिस्टम अपनाते हैं दोस्त। इन 10 प्रकार के सप्लाई सिस्टम के बाहर पूरे पावर सिस्टम में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तो नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग, देंगे सप्लाई सिस्टम। देखो जी कौन कौन से सप्लाई सिस्टम। एक है डीसी 2 वायर सप्लाई सिस्टम। भाई डीसी को 2 तार से कर रहे हो, डीसी 2 वायर सप्लाई सिस्टम। दूसरा डीसी 2 वायर मिड पॉइंट अर्थ।
अब ये स्टैंडर्ड है इनके नाम भाई, मिड पॉइंट अर्थ सप्लाई सिस्टम। अब देखो इसमें क्या सवाल आया था और क्या आ सकता है। फिर है तीसरा हमारा डीसी 3 वायर सप्लाई सिस्टम। तो डीसी में यही 3 वैलिड है दोस्त। हाँ भाई सुमित, हमने डीसी 4 वायर तो नहीं पढ़ा। मान लो एग्जाम यहां से आया है सवाल इससे, डीसी में यही 3 सप्लाई सिस्टम है बेटा जो वैलिड है। अब है नेक्स्ट हमारा नंबर 4, सिंगल फेज ए से 2 वायर सप्लाई सिस्टम। भाई 2 तार से आप सप्लाई करिए, सिंगल फेज 2 वायर विद मिड पॉइंट अर्थ सप्लाई सिस्टम। एक है हमारा है सिंगल फेज 3 वायर, बताओ भाई बच्चों, सिंगल फेज में कहीं बेटा 4 वायर आया क्या? सिर्फ वैलिड 3 ही है, सिंगल फेज 2 वायर, 2 वायर विद मिड पॉइंट अर्थ, और तीसरा है 3 वायर। नेक्स्ट है नंबर 7 पर 2 फेज, हाँ कोई बात नहीं ये भी है, 3 वायर सप्लाई सिस्टम। 2 फेज 4 वायर सप्लाई सिस्टम। 2 फेज में 2 वायर आया क्या? 2 फेज ट्रांसमिट करने के लिए कितने कॉम्बिनेशन है? 2। एक 3 तार से कर सकते हो या 4 से कर सकते हो। एक है 3 फेज 3 वायर सप्लाई सिस्टम, या 3 फेज 4 वायर। ये हमारे पास पूरे पावर सिस्टम में वैलिड सप्लाई सिस्टम है। चाहे आप बेटा बिजली बनाने से लोड तक जोड़ने की किसी भी व्यवस्था को देखें, इन 10 के बाहर हम कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको कहने लगे ये सवाल हमारा ऑलरेडी यूपीपीसीएल में आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि निम्न में से एक वैलिड सप्लाई सिस्टम नहीं है, और दिया गया था उसमें ऑप्शन में सिंगल फेज 4 वायर, तो वो हमें टिक करना था। सिंगल फेज 4 वायर वैलिड नहीं है। सिंगल फेज 2 वायर, सिंगल फेज 2 वायर विद मिड पॉइंट अर्थ, और सिंगल फेज 3 वायर। सिंगल फेज ये लिख दिया हमने, देखो इसी प्रकार से हमारे डीसी में 2 वायर मिड पॉइंट अर्थ और 3 वायर। 2 फेज में 2 वैलिड है, एक 3 तार से और एक 4 तार से। फिर से 3 फेज में 2 वैलिड है, एक 3 तार से और 4 तार। टोटल हमारे पास 10 कॉम्बिनेशन है, इन 10 के बाहर कुछ नहीं। लिख लिए 10 के 10। इंपॉर्टेंट ये है कि कौन कितने तार से, 2 तार से, 2 तार, लेकिन मिडिल में आपने अर्थ कर दिया ये 3 तार से।
चले भाई, नेक्स्ट चले। देखो यहां तक पहले ऑलरेडी आ चुका है एग्जाम में ना। एडवांटेज एसी और डीसी के कर सकते हो, उच्च वोल्टेज ट्रांसमिट करने के फायदे मतलब एडवांटेज क्या क्या है कर सकते हो। ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है, ये बेटा फॉर्मूला है कि सबसे बेस्ट रिजल्ट ये वोल्टेज देगी, क्योंकि वोल्टेज बढ़ाने के लिए आपको हाई रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर डिजाइन करने पड़ेंगे जिनमें खर्च आएगा। ठीक है जी। तो अब तुम पहले एक काम कर लो कि एक बेस्ट वोल्टेज देखो कैलकुलेट करके। तो ये फॉर्मूला है जो हमें ये देता है कि भाई सबसे अच्छी वोल्टेज रेटिंग ये है, इसके लिए डिजाइन करना पड़ेगा तुम्हें लाइन को। तो इसे हमने नाम दिया इकोनॉमिकल ट्रांसमिशन वोल्टेज। भाई फेज टू फेज कहाँ है, कौन से वाले में? क्या करोगे फिर? कभी कभी लेने को तो जो मर्जी करो, लेने को तो इलेक्ट्रिकल में ये तार को तुम वैसे ही लीगल भी बांध के चलाते हो, इलेक्ट्रिकल तो अलाउ नहीं करता ना इसको। इलेक्ट्रिकल ने तो ये कहा कि भाई इन 10 है इनको अपनाना है। लेने को तो हम कई बार ये भी करते हैं कि एक फेज लाते हैं और नीचे एक नल में अपना तो बांध लेते हैं, तो वो तो सब जुगाड़बाजी की कैटेगरी है ना दोस्त। लेने में तो ये भी कहा गया है कि तार को कभी मुंह से नहीं छिलना चाहिए, करते हैं हैं? हाँ स्ट्रिपर, वायर स्ट्रिपर यूज करना चाहिए। अब इलेक्ट्रिकल के अनुसार पूरा चले हैं तो फिर कंपलसरी है कि अर्थ होना चाहिए, लेकिन बताओ शहर में तो फिर भी होता है, गांव में कोई अर्थ का नाम ही नहीं लेता है। हाँ फिर तुम क्या करते हो उन फिर? हाँ तो तुम कमाल के आदमी हो फिर। अब सब इतने समझदार थोड़ा ना यार दोस्त। चलिए जी नेक्स्ट लिखेंगे इसमें। सुरक्षा की दृष्टि से ये वैलिड नहीं है, लेकिन सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1 डीसी 2 वायर सप्लाई सिस्टम। अच्छा आप फिलहाल इसके लिए पेन रोक दें, सिर्फ मुझे देखें, नेक्स्ट को फिर मेरे साथ साथ लिखना। देखो यार हमें 10 कॉम्बिनेशन दिए गए, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि किसमें ज्यादा कंडक्टर मटेरियल लगेगा और किसमें कम लगेगा। ठीक है जी भाई, जिसमें कम लग रहा है, अब अगर हमें तुलना करनी है तो हमें पावर सेम रखनी पड़ेगी कि भाई टोटल पावर P है, हमें वोल्टेज सेम रखनी पड़ेगी, हमने कहा जी VM है, यही तो करेंगे हम लोग। तो यार वजन कम होने का मतलब है, क्योंकि तार जो ये आता है ना लाइन के लिए, ये आता है तोल के भाव में भाई। तो यदि वॉल्यूम कम आएगा, आयतन कम आएगा, तो बेटा वजन कम होगा, और वजन कम होगा सस्ता पड़ जाएगा। तो हमें तुलना करनी है, तो सबसे पहले हमें दिया गया है DC 2 वायर सप्लाई सिस्टम। देखो 2 वायर सप्लाई सिस्टम में एक तार जाने वाला है और एक तार आने वाला है। ठीक है भाई, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव। तो यहां से जो धारा गई वो I1 गई, और हमने जो वोल्टेज यहां लिखी है वो VM। VM का मतलब है मैक्सिमम वोल्टेज। अब DC में मैक्सिमम, एवरेज, औसत इनका कोई रोल नहीं होता, DC में एक ही मान हुआ करता है जी, RMS का कोई रोल नहीं होता DC में। और जो पावर है, टोटल जो पावर है बेटा, ये दे रखी है P।
जो लंबाई है ये दे दिया पावर, ये दे दी यहाँ लाइन की लंबाई, भाई इतने किलोमीटर की लाइन। इसके लिए जो आपने देखा कि जो कंडक्टर आपने इस्तेमाल किया है, आपको इसके लिए पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया A1। तो इस कंडक्टर के लिए R बराबर में रो L अपॉन A1। अरे यही तो हो जाता है यार, ये तो कॉमन फॉर्मूला है दोस्त। तो हमने कहा जी देखो, पावर अगर दी गई है P बराबर में Vm इंटू I1, P बराबर VI हो जाता, तो आप यहां से I1 निकाल लेते हैं। I1 बराबर P बटे V, ये हमें I1 का मान मिला। बहुत अच्छा रिजल्ट देगा ये। I1 बराबर P बटे V। तो ये बताओ जरा, लाइन जो हानियां हैं W, भाई तार में इसमें धारा गई और इससे वापस आ गई, तो एक तार में अगर I स्क्वायर R है तो दो में कितनी हो गए, 2I स्क्वायर R। तो यहां हो गया 2I1 स्क्वायर और R1। तो हमने कहा W बराबर में 2I1 हो गया P स्क्वायर बटे R1 हमने ले लिया रो L बटे A1। A1 बराबर में हो गया 2P स्क्वायर अपॉन WVM स्क्वायर। ये A1 है भाई, अरे ठीक है। अच्छा, तो मुझे आयतन बता सकते हो, वॉल्यूम कि टोटल कितना तार लगेगा। आयतन बराबर, एक तार का आयतन बेटा A इंटू L होता, तो दो तार है तो आप लिखेंगे 2 इंटू AL। तो ये हो गया जी 2A1 और L। तो जब आप A1 के मान को रखोगे 4P स्क्वायर ये मिला भाई, 4P स्क्वायर रो L स्क्वायर अपॉन WVM स्क्वायर। अब अगर इसकी हमें बाकी से तुलना करनी है तो हमने काम कर लिया भाई। तुलना करने के लिए अगर हम 1 किलो चीनी लेने के लिए जाते हैं तो हमें कैसे मिलती है, एक तरफ वो 1 किलो का बाट रखेगा वजन और दूसरी तरफ चीनी को तोलेगा। तो तुलना करने के लिए कुछ ना कुछ तो रेफरेंस लेना पड़ता है। तो हमने काम कहा जी कि ये DC 2 वायर सप्लाई सिस्टम हमारे लिए एक रेफरेंस है जी। हम जितने भी सिस्टम की तुलना करेंगे इसी के आधार पे करेंगे। और हमने कहा कि जो आयतन हमने लिखा है इसका मान हम लोग K मान लेते हैं। यानी अगर कहीं पर मुझे ये मिल जाए 4P स्क्वायर रो L स्क्वायर अपॉन WVM स्क्वायर, तो मेरा मतलब होगा इसका मान तो K है जी। ठीक है जी। तो K हमारे लिए DC 2 वायर सप्लाई सिस्टम में आयतन आया जी। K का मान कितना है, 4P स्क्वायर रो L स्क्वायर अपॉन WVM स्क्वायर, ये आयतन है। अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है DC 2 वायर विद मिड पॉइंट अर्थ। तो यहां जो वॉल्यूम आएगा ये आएगा K/4। मतलब सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, लेकिन आपको जरूरत नहीं है यार इतना सॉल्व करने की। कितना मिला जी, K/4।
इसका मतलब यही तो आप समझेंगे कि अगर डीसी 2 वायर में 100 किलोग्राम तार लेना है तो इसमें मात्र 25 किलोग्राम में काम होगा। इसकी भी एक डेरिवेशन थी, वैसे ही करना था हमें, लेकिन आपको जरूरत नहीं है। क्या कहा देखो, फिर से समझना है हमें बेटा, ये तुलना करनी है, क्योंकि सप्लाई सिस्टम का मतलब यही है कि भाई देखो हमारे पास पावर बनने से लेकर बिजली बनने से कंज्यूमर के एंड तक जो वैलिड सप्लाई सिस्टम दिए गए हैं वो 10 है। अब 10 में से हमें अपनाना है उसे जो भैया बेस्ट रिजल्ट देगा। तो हमने कहा कि सबसे पहला डीसी 2 वायर सप्लाई सिस्टम है, पावर पी ट्रांसमिट करनी है जी, तो सब में पावर पी लेनी है, ठीक है जी। वोल्टेज जो दिया है वो ले लिया हमने एक में अपना वी है, लंबाई एल है, तो हमने पहले को इसे रेफरेंस मान लिया जी, तुलना करने के लिए कुछ रेफरेंस लेना ही है, तो सबके लिए हमारा रेफरेंस डीसी 2 वायर है। तो इसमें जो आयतन हमें मिलेगा, आयतन मिला 4p स्क्वायर रो एल स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू वी एम स्क्वायर। और हमने इसे बार बार लिखने के बजाय हमने कहा देखो यार ये कुछ और नहीं, इसका मान हमने की रख लिया यार, ठीक है जी। तो यहां जब हमने डीसी 2 वायर विद मिड पॉइंट अर्थ सप्लाई सिस्टम अपनाया, यानी कि डीसी का दूसरा, तो हमें यहां पर जो वॉल्यूम यानी आयतन मिला वो मिल गया हमें K/4। तो अभी तक अगर देखा जाए तो ये बढ़िया है, अगर हमें डीसी में ही जाना है तो बढ़िया है। K/4 का मतलब बेटा क्या हम ये लिखें कि देखिए K/4 का ही मतलब हमारा है 0.25 और K, ठीक है भाई, 1/4 है ना। तो इसी का मतलब हम लोग 25% भी लिख सकते हैं कि भाई इसका कितना प्रतिशत, मात्र 25% मटेरियल हमें यहां लेना पड़ेगा, 75% में तो बचत आ गई देखो। अब नेक्स्ट हमने जो लिखा हुआ है वो है बेटा डीसी 3 वायर सप्लाई सिस्टम। देखो जी, अब यहां आ जाइए, डीसी 2 वायर सप्लाई सिस्टम है बेटा। पॉजिटिव हमारे लिए नॉर्मली अगर देखा जाए तो फेज कंसिडर है, और निगेटिव हमारे लिए जो होता है वो रिटर्न पाथ देने वाला कंडक्टर होता है, जिसे हम न्यूट्रल के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं डीसी 2 वायर सप्लाई सिस्टम की बात कर रहा हूं तो आप ये याद रखिएगा कि भाई प्लस व माइनस, या फिर ये समझ लीजिए फेज व न्यूट्रल समान साइज के बनेंगे, यानी कि जितना मोटा तार ये है इतना ही मोटा तार आपको ये लगाना पड़ेगा। उदाहरण ये बैटरी रखी, इससे पॉजिटिव निगेटिव अभी जा रहा है, आप देख सकते हैं। जब बेटा आपने ये कहा कि डीसी 3 वायर सप्लाई सिस्टम, तो डीसी 3 वायर में न्यूट्रल कौन सा था, नेगेटिव। ये चलिए पहले इसमें वॉल्यूम लिखो, कितना है भाई, हैं 5/8, नहीं 2.5/8 था ना, हाँ तो चलो 5/16 के, यानी कि इसका मान 0.3 है, 2.5/8 था ना, तो इसको 2.5/8 या फिर 5/16 एक ही चीज है। तो यहां पर आयतन मिला हमें ये, और इसमें याद रखिए इसमें जो न्यूट्रल तार
फेज का आधा लिया जाता है। मतलब अगर ये इसका पृष्ठ क्षेत्रफल यदि 5 है तो इसका हमें 2.5 लेना है, मतलब पतले में आधा बनाना है। अब ये बताओ, मेरा सवाल आपसे ऑब्जेक्टिव है कि डीसी सप्लाई सिस्टम में तीन ही तो कॉम्बिनेशन थे यार, इन तीनों में सबसे बेस्ट कौन सा है? मेरा सिंपल ऑब्जेक्टिव है आपसे। पहला मैंने आपको ये कहा कि भाई सप्लाई सिस्टम में, जैसे आईटीआई के हिसाब से हम बात करें, यहाँ छोटी चीज भी पूछ लेता है, अब जब बच्चे को सिखाते नहीं तो वही उसे बड़ी लगती है। मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि सप्लाई सिस्टम में अलग अलग से कितने कॉम्बिनेशन संभव है? आप कहेंगे जी 10 है। मेरा दूसरा सवाल है कि सप्लाई सिस्टम के स्टडी करने में या एनालिसिस करने में रेफरेंस किसे लिया जाता है? तो आप कहेंगे डीसी 2 वायर को। मेरा सवाल आपसे यह है कि सप्लाई सिस्टम में डीसी 2 वायर जो सिस्टम है इसमें आयतन कितना है? तो आप कहेंगे कि 4p² रो l² अपॉन WVM²। ये मेरे लिए k है जिसे हमने रेफरेंस कहा। डीसी सप्लाई सिस्टम में तीनों कॉम्बिनेशन में से सबसे बेस्ट कौन सा है? अरे दूसरे नंबर का देख लो ना, मात्र 25% से। इसमें अगर 100 किलोग्राम है तो मात्र 25 किलोग्राम, और इसमें 31 किलोग्राम। तो सबसे बढ़िया रिजल्ट कौन सा दे रहा है जी? मिड पॉइंट अर्थ वाला। ठीक है जी, याद हो गया भाई? इसे जरा लिख लो। बेस्ट रिजल्ट ज्यादा जरूरी है। बेस्ट कौन सा दे रहा है, कितने वैलिड कॉम्बिनेशन है, ये बहुत जरूरी है। देख लिया? हो गया? हाँ तो बस रिवाइज कर लो।
लाओ टेबल दे जो बनवाई, टेबल नहीं बनवाई थी लास्ट में। लिख ले बेटा यहां तक, फिर से पढ़ो इसे। डीसी टू वायर सप्लाई सिस्टम हमारे लिए रेफरेंस है, और इसमें आयतन ये है। डीसी टू वायर विद मिड पॉइंट अर्थ में है ये 0.25, और इसमें है 0.3125। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूं कि डीसी सप्लाई सिस्टम में सबसे बेस्ट कौन सा है तीनों में, तो मिड पॉइंट अर्थ। बस थोड़ा सा और, आधे घंटे का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। शाम को पढ़ना है हमें मैकेनिकल डिजाइन। ठीक है जी। आज टॉपर्स का अड्डा पे गुरुजी की क्लास हुई है उमेश सर की? अगर हुई है तो आज कंप्यूटर की क्लास भी लगेगी। और आपके मैं सोच रहा हूँ संडे को बढ़िया से तुम्हारी मैराथन लगवाओ कंप्यूटर की, 5-6 घंटे की एक मैराथन लगवाओ। हैं भाई, हमने तो तुम्हें 8 से 8 दिन पहले कहा था कि कोई कंप्यूटर की कोई किताब लेकर 2 घंटे प्रतिदिन भी पढ़ने की आदत बनाइए। हैं इसका तो कोई इलाज मैं बता भी नहीं सकता। हुई है ना, फिर आ गए गुरुजी। चलो देखो जी, नेक्स्ट लिखेंगे बेटा हमारे पास है नंबर 4 पर सिंगल फेज 2 वायर सप्लाई सिस्टम। सिंगल फेज सिंगल फेज 3 वायर सप्लाई सिस्टम। तीन यही तो है ना? टू के बाई, अरे इसी में ये भी तो आ जाएगा पावर फैक्टर। 2k बाई कॉस स्क्वायर 5 k/2 कॉस स्क्वायर 5। k/2 समझ गए दोस्त? अबे 0.5, 2.5/4 के। इसे सॉल्व करके देखो, 0.25 से थोड़ा ज्यादा आएगा। नहीं, दशमलव, हाँ 0.625 के आसपास ना। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं भाई, तो ये मिलता है हमें 0.5 के अपॉन कॉस स्क्वायर 5, 0.62
कॉस स्क्वायर फाई। भाई अगर सिंगल फेज में आपसे सवाल करूं कि सिंगल फेज में सबसे बेस्ट सप्लाई सिस्टम कौन, भाई हमने सब में अगर यूनिटी पावर फैक्टर ले लिया, देखो हमने अभी एक दो दिन पहले उच्च पावर फैक्टर या उच्च शक्ति गुणांक के फायदे पड़े थे और हमने कहा था कि जितना शक्ति गुणांक ज्यादा होगा उतना ही आयतन कम होगा। तो वो हमारे यहां भी है, देख लो, अगर कॉस स्क्वायर फाई का मान ज्यादा तो वॉल्यूम कम। तो यदि हम तीनों में इकाई पावर फैक्टर रख दें, यूनिटी पावर फैक्टर बेटा रख दें, तो भाई सब में बेस्ट कौन सा होगा, मिड पॉइंट। तो डीसी में सबसे बेस्ट कौन सा, मिड पॉइंट। इसमें सबसे बेस्ट कौन सा, ठीक है जी। टू फेज का एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, बहुत कम इस्तेमाल होता है भाई। 90 और 10वें नंबर पर आइएगा, थ्री फेज थ्री वायर सप्लाई सिस्टम, वॉल्यूम यही है ना, यही है 2। और 10वें में 7/12, हाँ जी, 4 वायर सप्लाई सिस्टम। तो वॉल्यूम है जी 7/12 के है 0.58 ना, ज्यादा है भाई। तो इनमें देखो कम कंडक्टर मटेरियल किसमें है, थ्री फेज थ्री वायर में है, लेकिन इसमें न्यूट्रल की सुविधा नहीं है। अगर कंडक्टर मटेरियल के हिसाब से देखेगा तो कम इसमें है, हम उसी के हिसाब से अभी तुलना भी कर रहे हैं भाई। अब इसमें हमें 3 फेज के और एक न्यूट्रल वायर भी लगाना पड़ा है, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा मटेरियल इसमें है। तो ये है हमारे 90 और 10वें नंबर के। तो अगर इनमें देखेंगे तो भाई ये कंडक्टर मटेरियल के हिसाब से तो बेस्ट ये है, कम कंडक्टर मटेरियल लगाना पड़ेगा इसमें जी, थ्री फेज थ्री वायर में। चलिए जी इसे अपना रिवाइज करो बढ़िया से, फिर एक टॉपिक और है, पढ़ो इसे, रिवाइज करो पूरे को। चलो जब आपसे ऑब्जेक्टिव पूछते हैं इसमें डीसी सप्लाई सिस्टम में बेस्ट कौन सा रहेगा, मिड पॉइंट अर्थ, सिंगल फेज में मिड पॉइंट अर्थ, ठीक है जी। और अगर हम लोग थ्री फेज थ्री वायर, थ्री फेज में कंडक्टर मटेरियल के हिसाब से ये सब, तो ये थ्री फेज थ्री वायर में कम कंडक्टर मटेरियल है। है थ्री फेज थ्री वायर। अब जरा इंपॉर्टेंट करके कुछ लाइनें जोड़ेंगे बेटा, ये जितने भी मैं लिख रहा हूं ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिंगल फेज में सिंगल फेज टू वायर में फेज व न्यूट्रल का पृष्ठ क्षेत्रफल समान लिया जाता है। सिंगल फेज थ्री वायर में न्यूट्रल
का क्षेत्रफल, न्यूट्रल का क्षेत्रफल फेज का आधा लिया जाता है। फेज का आधा लिया जाता है। थ्री फेज 4 वायर में, भाई थ्री फेज 3 वायर में नहीं है न्यूट्रल। थ्री फेज 4 वायर में न्यूट्रल का क्षेत्रफल फेज का आधा लिया जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, लिख लीजिए। लिख लिया जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आगे चले बेटा, यहां तक लिख दिया सबने। नेक्स्ट लिखेंगे केल्विन का नियम। हो गया। केल्विन का नियम, तो दिवाली पे तुम में से कौन कौन जाएगा रे घर? है किसी की प्लानिंग जाने की? ओहो, इसने उठाया थोड़ा सा लेकिन फिर सोचा कि नहीं यार, मैंने फिर ऐसे कर लेता। पीछे छोटू ने उठाया है। भाई देखो, मैं बंद कर दूंगा पढ़ाने, अगर सबका जाने का प्लान है तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। देखो फिर पटाखे फोड़ेंगे तब शायद मशीन के चल रहे होंगे पटाखे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स तो हम खत्म कर चुके होंगे। ट्रांसफार्मर और जनरेटर चल रहा होगा। हाँ भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स तो हम निपटा लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स तो हमारा नेक्स्ट वीक का टारगेट है, नेक्स्ट वाले सैटरडे तक इलेक्ट्रॉनिक्स कर लेंगे। हम अपनी एक मेहनत का लेखा जोखे का हिसाब सीधे, जब जिस दिन हमने शुरुआत की थी ना, उस दिन से 60 दिन थे कि भाई 60 दिन का एक अंदाजा था एग्जाम में है। लेकिन हम 60 नहीं, हम 31 अक्टूबर को, 31 का ही होता है ना अक्टूबर, 32 का होता है। अभी ये घर से आया ना, तो इसके एक जगह इनके गांव के नजदीक वाले गांव में शादी की बात भी चल रही है, तो शायद 32 का बनाया हो। देखो एक बात बताओ ना, एक थोड़ा सा सुधार लाने की जरूरत है। ये जो त्योहार होते हैं ना, ये बेरोजगारों के लिए नहीं बने दोस्त। क्या फिर यही मुंह ले जाके खड़े हो जाओगे कि आगे दिवाली? भाई काहे के दिवाली मनाने आगे भाई? इसलिए थोड़ा ना है ये। दिवाली पे होती है लक्ष्मी पूजन, है ना? अब लक्ष्मी है नहीं, काहे का पूजन अपना? तो वैसे ही अपना हाथ जोड़ लो, जहां से लक्ष्मी आ सकती है उसके लिए प्रयास कर लो, है कि नहीं? तो भाई काहे का पूजन अपना?
बेरोजगारों का तो क्लियरली मतलब है, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, अरे हम लोग भी इस दौर से आए हैं। अगर लगा कि एग्जाम है और भाई पढ़ना चाहिए तो पढ़ाई की है। हाँ, पहले जो नोटिस में दिया गया होता कि जनवरी में एग्जाम लेंगे तो हम आराम से छुट्टी दे देते। जैसे हमने मॉर्निंग वाले इन बच्चों का इनका निपटा लिया हमने ज्यादातर चीजें, तो इनको हमने बोला ठीक है तुम जा सकते हो। जैसे ये शाम वाले ये बच्चा है ये जो, तो हमने कहा भाई इन्हें हम तेज पढ़ा ही नहीं सकते, क्यों, ये पकड़ नहीं रहे चीज को, तो ये तो जा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। तो क्लास में बैठना है, मशीन को अपना बढ़िया से खत्म कर लेंगे, और क्या है। थोड़ा बहुत जो बचेगा जैसे बाइंडिंग और ये चुटर पुटर के सब्जेक्ट है, फिर अब देखो कुछ तो ऐसे सब्जेक्ट है जैसे तुम्हें टूल्स पढ़ाने, पूरी पीपीटी आएगी बन के, मैं थोड़ा ना यहाँ आरी वारी ये सब दांते वाते निकाल के बनाऊंगा, चित्र बनाऊंगा। अब टूल्स में इतनी सारी चीजें हैं कि ऐसा नहीं है कि टूल से 10 सवाल पूछेगा, ये हमारी गारंटी है। एक दो सवाल अपना पूछेगा तो उसके हिसाब से अपना तैयारी करके जाएंगे। फिर जैसे फायर एक्सटेंशन हम लोग पढ़ते हैं, आग लग जाए, अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है आग का, ए क्लास ए बी, किसको बुझाने के लिए हम क्या करेंगे, किसी को करंट लग जाए तो क्या करेंगे। तो ये तो ऐसे चैप्टर है जिनकी काउंटिंग ही नहीं है भाई, जो एक एक क्लास लगेगी अपना सुबह से 4-5 घंटे की, ये सारे निपटेंगे उसमें। जो मेजर पार्ट है वो तो मशीन पावर, बेसिक, मेजरमेंट, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 5 एरिया है। जैसे सिंबल्स है, सिंबल्स में क्या बताऊंगा बताओ भाई, रियल में सिंबल्स में पढ़ाने में टीचर का रोल क्या है, कुछ भी नहीं। अब मैं भी क्या पढ़ाऊंगा कि देखो ये बजर का सिंबल है, अब मैंने बता दिया तुम्हें, इसमें मैंने क्या अलग से लॉजिक सिखाया। तो जो इंपॉर्टेंट सिलेक्शन है 40-50 सिंबल्स, मैं वही आप लोगों को दूंगा। वो आपको ना कॉपी में बनाने की जरूरत है, ना कुछ अपने मोबाइल में रखना है, 1-2 दिन अपना देखना है, कोई फंस गया तो लगा देना है, नहीं फंसा तो छोड़ देना है। ऐसा कभी नहीं होगा कि 25 सवाल सिंबल से आ गए, इम्पॉसिबल। लेकिन 25 कहां से आ सकते हैं, पावर सिस्टम से, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है मेनली। देखो केल्विन का नियम है, इसे हमने बेटा इसलिए इस्तेमाल किया है, इसलिए बनाया। केल्विन ने हमें यह बताया कि ट्रांसमिशन लाइन में इकोनॉमिकल कंडक्टर का साइज कौन सा होगा। अभी हम पढ़ते आ रहे हैं, हमने इकोनॉमिकल वोल्टेज देखी। इकोनॉमिकल वोल्टेज का मतलब है सबसे बढ़िया वोल्टेज लेवल जो पैसे की बचत करके देगा। अब हमने ये तो कहा कि कंडक्टर का साइज, यार देखो बिना गुणा भाग के हम कंडक्टर के साइज को नहीं खींच सकते, हमें पहले कंडक्टर के साइज को कैलकुलेशन करके केल्विन के नियम से हम निकालेंगे कि भैया ये वाली लाइन पर इतना मोटा कंडक्टर लगाइएगा। तो केल्विन का नियम ये बताता है कि किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में सबसे बेस्ट कंडक्टर का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं। तो केल्विन का नियम हमें ट्रांसमिशन लाइन में बहुत मदद करता है। इसकी मदद से इकोनॉमिकल कंडक्टर साइज पता चलता है। ऑब्जेक्टिव है कि केल्विन का नियम क्या बताता है, इकोनॉमिकल कंडक्टर साइज बताता है। चलो भाई बच्चों देखो जरा, हम ट्रांसमिशन लाइन के जो खर्चे हैं ना उनको 2 भाग में तोड़ते हैं। भाई एक बात बताओ जरा, ट्रांसमिशन लाइन के जो खर्चे हैं 2 भाग में तोड़ते हैं। पहला खर्चा है ट्रांसमिशन लाइन का कैपिटल कॉस्ट। ठीक है जी, देखो ट्रांसमिशन लाइन का कैपिटल कॉस्ट
हमने लिया जी C1। कैपिटल कॉस्ट का मतलब है लाइन को बनाने में किया गया खर्चा। तो लाइन को बनाने में देखो दो प्रकार का खर्चा है। एक तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब है लाइन को बनाने में तुम्हें पोल, टावर, इंसुलेटर ये तो लगाने ही पड़ेंगे। एक तो वो खर्चा है जी जिसे हमने ले लिया जी स्थिर यानी कि कांस्टेंट। अब एक ऐसा खर्चा है कि अगर तार पतला लगेगा तो कम खर्चा और मोटा लगेगा तो ज्यादा खर्चा। तो एक ऐसा खर्चा है जो तार के हिसाब से है, तो इसे हम लोगों ने कहा जी बी और ए। देखो ए क्या है, ए हमारा है कांस्टेंट, ये हमारा है जी कांस्टेंट। किसे बताता है कि भाई ये जैसे हमारे पोल, टावर इन सबको दर्शाता है। और कांस्टेंट क्या है, इसे का नाम दीजिए आप फिक्स्ड कॉस्ट। और जो बी है ये है कांस्टेंट बताता है, देखिए ये वेरिएबल कॉस्ट। ये बी है कांस्टेंट किसके लिए जी, वेरिएबल कॉस्ट। किसके हिसाब से, जो क्षेत्रफल के हिसाब से बदल जाए। तो हमने कहा देखो भाई लाइन बनाने में तो खर्चा ये है, एक वो खर्चा जो हमें करना ही करना पड़ेगा जो मजबूरी है, और दूसरा ये जो तार के क्षेत्रफल के हिसाब से खर्चा करना पड़ेगा। अगर तार भारी है तो भाई ये ज्यादा, और तार अगर हल्का है, पतला है तो कम खर्चा। दूसरा है ट्रांसमिशन लाइन में हानियां। ट्रांसमिशन लाइन में हानियां। भाई बच्चों एक बात बताओ, अगर लॉसेस ना होते तो हम ज्यादा बिजली बेचते, और ज्यादा बिजली बेचते अगर तो पैसे ज्यादा आते। तो हानियां होना भी तो नुकसान है भाई, लॉसेस होना भी एक तरह से खर्चा ही है। अगर लॉसेस नहीं होते तो इनकम ज्यादा बढ़ जाती। तो हमने कहा ट्रांसमिशन लाइन में हानियां वाले जो लॉस है कॉस्ट है, इसे दर्शाएंगे C2 से। और यहां हमने कांस्टेंट ले लिया C और ये आएगा A। अब आपको लग रहा होगा सर आपने क्षेत्रफल में क्यों रखा। देखो बेटा हम कहां से देख रहे हैं इसे, I²R यही लॉस होता। R का मान है ρL/A। तो जो हानियां होती है वो A के व्युत्क्रमानुपाती होती है भैया। तो हम लोगों ने इसीलिए इसे रख लिया जी, एक खर्चा है C/A के लिए। A, B और C यहां पर स्थिरांक है। अब ये बताओ लाइन में टोटल खर्चा कितना है। कुल खर्चा हमने लिया जी C, तो हमने यहां ले लिया, तो कुल खर्चा हम लोगों ने P ले लिया। चलो तो बेटा ये है C1 प्लस C2, ये आ गया A प्लस BA प्लस में C/A। ये टोटल खर्चा है। हमें न्यूनतम खर्चे की शर्त निकालनी है। देखो पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि केल्विन का नियम किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहला है कि कंडक्टर का सबसे अच्छा साइज निकालने के लिए, इकोनॉमिकल साइज का पता करने के लिए। फिर आपसे दूसरा पूछ सकता है कि भाई ट्रांसमिशन लाइन के कैपिटल कॉस्ट में कौन कौन से कॉस्ट इंक्लूड है। तो आप कहेंगे जी एक तो कांस्टेंट लॉस है या फिक्स्ड कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट का मतलब है पोल, टावर इन सब का। और एक आता है हमारा कंडक्टर के क्षेत्रफल के समानुपाती। अगर कंडक्टर का क्षेत्रफल ज्यादा है तो मतलब वजन ज्यादा होगा, पैसा ज्यादा देना है। फिर आपसे पूछेगा कि ट्रांसमिशन लाइन में हानियां वाला जो खर्चा है उसका ए के साथ में या पृष्ठ क्षेत्रफल के साथ क्या रिश्ता है। आप कहेंगे व्युत्क्रमानुपाती है। हमने कहा कि देखिए जी कुल
खर्च के न्यूनतम होने की शर्त। अच्छा जी, न्यूनतम होने की शर्त। तो न्यूनतम होने की जो शर्त है ये आएगी आपकी बी ए बराबर सी बटे ए। अच्छा, ये देता है केल्विन का नियम। इसका मतलब क्या है कि चालक के क्षेत्रफल के हिसाब से होने वाला खर्चा लॉसेस के होने वाले खर्चे के बराबर होता है। भाई बी ए क्या है? चालक पर होने वाला खर्चा, कंडक्टर पर होने वाला खर्चा लॉसेस के होने वाले खर्च के बराबर होने वाले, या लॉसेस का होने वाला खर्चा, ये बताता है जी आपको केल्विन का नियम। इसका आने का चांस कम है। आप लोगों के हिसाब से अगर देखा जाए तो एकमात्र ये ऑब्जेक्टिव है जो जरूरी है, क्योंकि केल्विन का नियम बच्चों को ऐसा लगता है कि तो कोई तापमान वगैरह से होगा, जबकि ट्रांसमिशन लाइन के लिए है चालक का कंडक्टर का जो साइज निकालने के लिए। अरे यूनिट होती है ना, तो बच्चे को लगता है कि कोई तापमान से संबंधित होगा। तो केल्विन ने नियम दिया है चालक का साइज निकालने के लिए। ठीक है भाई, लिख लिया? चलो अभी समाप्त हो गया चैप्टर, और क्या। चलो शाम को मुलाकात होगी आपसे।